गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं सूरज वर्मा आपके सामने गुरु आश्रम ऐप पर फिर से एक बार स्वागत करता हूं। अब ये जो वीडियो है मेरा, यानी आज का ये जो मेरा वीडियो है, ये हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए है जो कहाँ से बिलोंग में है, हमारे हिंदी मीडियम से बिलोंग कर रहे हैं, यानी जिनके चैप्टर सारे हिंदी में। अब ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर का नाम है कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति। लेकिन आपको मैं एक बार बता दूं, वापस से रिमाइंड करवा दूं, याद दिला दूं कि गुरु आश्रम जो ऐप है आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और इस ऐप पर जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा हमें फॉलो करें, ताकि आपके लिए ही ये बेनिफिट है। ये उन स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिट है जो अपनी एजुकेशन से क्या है बेटा, दूर है। यानी आज हमारा जो सेशन चल रहा है वो कोविड-19 की वजह से क्या हो चुका है, बाधित हो चुका है, हम स्कूल नहीं जा पा रहे। तो इस प्लेटफॉर्म पर मैं आपके लिए ये नया वीडियो लेके आया हूँ इस चैप्टर का, ठीक है। और आप चाहे तो आप हमें यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इसी ऐप पर इसी नाम से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, ओके। चलिए, अब हम अपनी बात कर रहे हैं हमारे चैप्टर यानी हमारे अध्याय कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति की। तो जब हम कार्य की बात करें तो कार्य होता क्या, कार्य होता क्या? तो किया गया जो काम है, हमारे द्वारा किया गया जो काम है वो हमारा कार्य है। हमने जो काम किया है वो काम क्या है, हमारा कार्य है। हमने जो काम कर लिया वो हमारा कार्य है। अब लेकिन आपने कार्य किया, कार्य करने के लिए हमें दो चीज़ें ज़रूरी है। हमारे पास में दो चीज़ों की आवश्यकता होती है। क्या क्या होती है? एक तो होता है बल और दूसरा होता है उसमें किया गया विस्थापन। अगर बल लगा रहे हो और विस्थापन नहीं हो रहा है, विस्थापन का मतलब क्या होता है? यदि कोई भी वस्तु अपनी जगह से नहीं सरक रही है, नहीं शिफ्ट हो रही है, आगे की तरफ नहीं जा रही है, पीछे की तरफ नहीं है, कहने का अर्थ मेरा ये है कि वो जिस जगह पर है, यदि उस जगह से वो थोड़ी सी भी अपनी जगह से क्या नहीं हो रही है, विस्थापित नहीं हो रही है, यानी हिल नहीं रही है, तो बेटा वो किया गया कार्य हमारा न के बराबर होगा। किया गया कार्य क्या होगा, हमारे न के बराबर होगा। अब देखिए, कार्य का सूत्र क्या है? F इंटू डी। F इंटू डी। F जो मात्रक है वो बल का है और V D जो मात्रक है वो विस्थापन का है। कई पुस्तकों में यानी कई किताबों में और कई टीचर्स ने भी आप लोगों को ये करवा रखा होगा या आपने पढ़ा होगा या पुराने जो भी कुछ है उनमें, तो D जो है यहाँ पर विस्थापन का हमने क्या लिया है, मात्रक लिया है। लेकिन कई जगहों पर S भी लिया गया है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उससे क्या नहीं पड़ता, किसी तरह का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब इसकी इकाई, कार्य की जो इकाई होती है वो क्या होती है, जूल। क्या होती है, जूल। और कार्य का जो मात्रक होता है वो होता है बेटा W। क्या होता है, कैपिटल W, ठीक है। अब दूसरी बात अगर हम बात करें तो एक बात करते हैं हम विस्थापन के बारे में। मान लीजिए कि मैं A पर खड़ा हूँ, मैं A बिंदु पर खड़ा हूँ। ए से बेटा मैं चला गया अपने दोस्त के पास में जो कहाँ पर है, बी बिंदु पर है। क्या है, बी बिंदु पर है। फिर हम दोनों यहाँ से चले गए अपने तीसरे दोस्त के पास में जो कहाँ पर है, इस सी बिंदु पर उपस्थित है। अब मेरे द्वारा तय की गई दूरी, अगर मैं अपने द्वारा तय की गई दूरी की बात करूँ तो मैंने ए से बी और बी से सी तक की दूरी तय की। लेकिन बी की बात करें तो बी ने कितनी दूरी तय की है, मेरे दूसरे दोस्त ने बी से लेकर सी तक की दूरी तय की है। अब हम दोनों में अगर विस्थापन की बात करें, अगर हम दोनों में विस्थापन की बात करें तो क्या होगा, ए का यानी कि जो मेरा विस्थापन है ए से बी और बी से सी तक का नहीं गिनेंगे, हम सीधा गिनेंगे ए से सी तक का। ए से सी तक का जो मेरे बीच की दूरी है वो क्या हो गई, मेरा विस्थापन हो गया। वो क्या हो गया, मेरा विस्थापन। ए से सी तक तो मेरी बेटा दूरी होती है कि मैंने इतना सफ़र तय किया है, मैंने क्या किया, इतना सफ़र तय किया। तो विस्थापन और दूरी है दोनों एक जैसी, बट दोनों फिर भी क्या है, अलग अलग राशि है, इन दोनों में कुछ फ़र्क होता है। अब यहाँ पर ध्यान रखिए, मैंने क्या कहा है, अगर आपने विस्थापन नहीं दिया, अगर आपने विस्थापन नहीं दिया, भाई मान लीजिए आप कोई भी काम कर रहे हो, काम के अंदर आपने क्या किया, बल तो लगा लिया, बल लगा लिया, लेकिन बेटा उसमें विस्थापन नहीं हो रहा है, उसमें क्या नहीं हो रहा है, विस्थापन नहीं हो रहा है, तो बेटा आपका किया गया कार्य क्या होगा, शून्य। क्यों? क्योंकि देखो बल आपने लगा दिया F, ठीक है,
लेकिन आपका विस्थापन क्या है, शून्य है। क्या है, शून्य है। तो F के साथ में अगर 0 को मल्टीप्लाई करोगे, गुणा करोगे तो क्या आएगा, किया गया कार्य भी शून्य के समतुल्य होगा, यानी कि वो क्या होगा, शून्य हो जाएगा। तो इसलिए कहते हैं ना कि अगर आप लोग कहीं कुछ कर नहीं रहे हो, चाहे बेटा आप लोगों ने कहावत सुनी होगी, या कुछ कई बार हम लोग सुनते भी है, बातें सुनते हैं, हमारे घरों में सुनते हैं, बाहर सुनते हैं, फ्रेंड सर्कल में सुनते हैं, हम पूरी मेहनत करके आते हैं, घूम फिर के आते हैं, फिर लास्ट में आके बोलते हैं क्या गए थे, क्या किया बाहर, क्या किया आपने, क्या किया आपने, क्या काम किया। तो बेटा एक्चुअली में क्यों कहते हैं ये लोग, ये अनजाने में कहते हैं, अनजाने में कहते हैं, लेकिन कहते सही है। क्यों, हम लोग यहाँ से ए से निकले, बी तक गए, बी से सी तक गए, बेटा सी से घूम के वापस ए पे आ गए, तो बेटा जहाँ थे वहीं आए, और जब वहीं आ गए तो बेटा ये क्या हो गया, ये देख लो, एक 0 बन गया। क्या बन गया, 0 बन गया। यानी कि हमने कोई काम नहीं किया है, चाहे भले आप सुबह से लेके शाम तक या रात तक कोल्हू की बैल की तरह घूम रहे हो, लेकिन किया गया काम कुछ नहीं है। जैसे होता है ना, एक बैल जो होता है कोल्हू के अंदर चलने वाला बैल, यानी जो तिलन के अंदर काम आता था पहले, आजकल तो मशीनों का इस्तेमाल करता है, पहले जो तिलन, जो तेल निकालने वाले होते थे ना, उनमें क्या होता था, बैलों का इस्तेमाल होता था। बैलों की आंखों पे पट्टी बांध के उसको गोल गोल घुमाते रहते थे। क्या करते थे, गोल गोल घुमाते। वो बेचारा दिन भर काम कर रहा है, इतना सारा ऑयल यानी इतना सारा तेल हमें इकट्ठा करवा दिया, लेकिन उसने कुछ नहीं किया, उसने कुछ नहीं किया, क्योंकि उसमें विस्थापन था ही नहीं। वो जहाँ से शुरू हुआ है वहीं आके रुक रहा है। तो बेटा विस्थापन किस तरह से हुआ, उसमें कोई विस्थापन नहीं है। विस्थापन नहीं है तो किया गया कार्य हमेशा शून्य है। लेकिन अगर हम बात करें इसी में अगर हम बात करें कि अगर आप कोई कार्य कर रहे हो और विस्थापन में यदि कोण बन जाता है, विस्थापन के समय में कोण बन जाता है, तो हमारा जो सूत्र है, तो हमारा तो उस समय जो सूत्र लग जाता है वो होता है एफ डी कॉस थीटा। एफ डी क्या होता है, कॉस थीटा। ये थीटा वो बनने वाला कोण होता है कि हमने जो कार्य किया है उस कार्य के समय में जो कोण बन गया। जैसे मान लीजिए आप कुएं से बाल्टी निकाल रहे हो, या कहीं पे आप क्या कर रहे हो, कोई चीज़ लटकी हुई, आप उसको नीचे से ऊपर की तरफ खींच रहे हो। आजकल हम देखिए जिम में जो हो रहा है, जिम में जो हो रहा है उसके आधार पर अगर हम बात करें, यदि हम उसके आधार पर बात करें तो भी क्या हो रहा है, वो एक एंगल बनता है। क्या बनता है, एक एंगल बन रहा है, और उस एंगल के आधार पर हम क्या करेंगे, कोस थीटा डालेंगे। क्या डालेंगे, उसको एक थीटा में परिवर्तित करेंगे, यानी वो एंगल क्या बनाएगा, हमारे थीटा का उदाहरण होगा। ठीक है, और फॉर्मूले में हम वो पूरा कार्य निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं ऊर्जा की। अब हम लोग क्या बात कर रहे हैं, ऊर्जा की। किसकी, ऊर्जा की। लेकिन ऊर्जा कब आती है, ऊर्जा से फ़ायदा क्या, बेटा ऊर्जा से ये फ़ायदा है, जो काम करोगे ना उस काम को पूरा करने के लिए क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए। क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए। या आपके शरीर में जितनी ऊर्जा होगी, या आपके पास में जितनी ऊर्जा होगी, आपका कार्य भी क्या होगा, उतना ही संपन्न होगा। यानी जितना आपका कार्य होना चाहिए उतनी आपके पास में कम से कम क्या होनी चाहिए, ऊर्जा का होना अनिवार्य है। यदि अगर उतनी ऊर्जा नहीं है तो बेटा आपका कार्य भी पूरा नहीं होगा। इसीलिए कहते हैं कि कार्य हमेशा ऊर्जा के बराबर होता है। कार्य और ऊर्जा दोनों ही एक क्या होता है, समान होता है। इस बारे में हम पूरी जो चर्चा है वो सारी करेंगे कि कार्य ऊर्जा के समतुल्य कैसे है, उसका जो सूत्र, जो डेरिवेशन हो रहा है, जो उसकी उत्पत्ति हो रही है, वो उत्पत्ति हम अपने अगले वीडियो में करेंगे। लेकिन आज के हमारे जो अभी का जो टॉपिक है वो है, हम अब ऊर्जा के मात्रक की बात कर रहे हैं। तो ऊर्जा का हमारा जो मात्रक है वो है ई। वो क्या है, ई। ठीक है, अब ऊर्जा की जो इकाई है वो जूल। क्यों, क्योंकि हमने अभी बात कही है कि किया गया कार्य हमेशा ऊर्जा की बराबर हो रहा है। यानी कि अगर ऊर्जा का मात्रक, कार्य का मात्रक जूल है, तो ऊर्जा का मात्रक भी क्या होगा, फिर जूल ही होगा। अब ऊर्जा के प्रकार, हमारे पास में ऊर्जा कितने प्रकार से उपलब्ध है, किस किस प्रकार में उपलब्ध है, और कैसे उपलब्ध है, और कैसे उसकी हम क्या कर सकते हैं, आगे बात करेंगे, वो देख रहे हैं। पहले हमारे पास में गतिज ऊर्जा, जैसा कि इसका नाम है, क्या नाम है, गति, गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा हमें तब मिलती है जब हमारा कोई भी वस्तु किस में रहे, गति में रहे। जब कोई वस्तु गति में होता है तो उसके द्वारा उत्पन्न ऊर्जा, यानी उसमें जो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है वो क्या होती है, गतिज ऊर्जा होती है। जैसे मान लो आपके पास में एक पत्थर है, एक
पत्थर है। अब बेटा अगर आप उस पत्थर की गति धीरे करोगे तो क्या होगा, वो धीरे ही जाएगा, कम नुकसान पहुंचाएगा किसी को और कम दूरी तय करेगा। लेकिन अगर उसकी गति ज़्यादा है, उसकी गति ज़्यादा है तो बेटा उसमें ऊर्जा भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। और अगर ऊर्जा ज़्यादा होगी तो उसकी दूरी भी क्या रहेगी, ज़्यादा दूरी पर रहेगी। और यदि वो किसी को नुकसान पहुंचाता है तो भी ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा। ठीक है। अब गतिज ऊर्जा की हम बात करें तो गतिज ऊर्जा का जो सूत्र है, गतिज ऊर्जा का जो सूत्र है वो है बेटा 1/2 mv²। क्या है, 1/2 mv²। अब यहाँ पर m क्या है, हमारे द्वारा जो हमारी वस्तु है, जो हमारी वस्तु है उस वस्तु का क्या है, द्रव्यमान है। क्या है, द्रव्यमान। और v है उस वस्तु की क्या, गति। उस वस्तु की गति के वो किस वेग से वहाँ पर गमन कर रहा है, किस वेग से वो जा रहा है। आप लोगों ने एक छोटी सी बात सुनी होगी या देखा होगा, सबको पता भी है, वैसे सब बहुत ही ज़्यादा होशियार हो। तो इसमें क्या होता है, v, अगर आपने देखा होगा छोटी सी जो बंदूक की गोली होती है, बंदूक की गोली साइज़ में बहुत छोटी होती है, ठीक है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा नुकसान भी पहुंचाती है, बहुत ज़्यादा नुकसान भी हमें पहुंचा सकती है। क्यों, वो छोटी है लेकिन उसकी गति क्या है, ज़्यादा तेज़ है, उसकी गति ज़्यादा तेज़ है। अगर यही बात अगर मैं आपको यहाँ पे समझाऊँ ना, एक छोटी सी उदाहरण दे रहा हूँ मैं, इस गतिज ऊर्जा का ही मैं एक और उदाहरण दे रहा हूँ। अगर आप में से मान लीजिए कि हमारे पास में 2 लोग हैं, 2 व्यक्ति है, ए और बी, ए और बी। अब ए जो है ना ये है 20 किलो का, चलिए 20 नहीं मानते हम, इसको 50 किलो मान लेते हैं। क्या है, 50 किलो का। और बेटा बी जो है ना वो है 70 किलो का। कितना है, 70 किलो का। लेकिन अब ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे के सामने भाग रहे हैं, दोनों एक दूसरे के सामने भाग रहे हैं। इस समय में क्या होगा, इसकी जो गति है, मान लीजिए हमने मान ली 8 मीटर प्रति सेकंड है। क्या है, 8 मीटर प्रति सेकंड है। और इसकी हमने मानी है 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से। तो इसका जो गतिज ऊर्जा होगी, इसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी, अब इसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी और इसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी, ऊर्जा पर आधारित है। गतिज ऊर्जा यदि अगर ज़्यादा हो गई, गतिज ऊर्जा यदि ज़्यादा होती है तो देखने में वो नुकसान भी उतना ही ज़्यादा पहुंचाएगा, नुकसान भी उतना ही ज़्यादा पहुंचाएगा। अगर ए बी से टकराए ना तो ए को नुकसान कम परंतु बी को नुकसान ज़्यादा होगा। ठीक है। इसी तरह से अब हम अपनी दूसरी ऊर्जा की बात करें, वो स्थितिज ऊर्जा। कौन सी है, स्थितिज ऊर्जा। जैसा कि हमने नाम देखा है, उसका नाम आ रहा है स्थिति। क्या आ रहा है, स्थिति, यानी कि उसकी जो पोजीशन है, वो जो स्थिति है, उस स्थिति के अंदर उसमें जो ऊर्जा संग्रहित होगी या जो ऊर्जा अवेलेबल है, वो ऊर्जा क्या कहलाती है, स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है mgh। क्या होता है, mgh, यानी कि यहाँ पर m वस्तु का द्रव्यमान है, g गुरुत्वीय त्वरण है और h उसके द्वारा तय की गई ऊंचाई है। ठीक है। तीसरी हम बात कर रहे हैं सौर ऊर्जा की। किसकी बात कर रहे हैं, सौर ऊर्जा की। तो सौर ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है, सूर्य के प्रकाश से मिलती है। क्या मिलती है, कहाँ से मिलती है, सूर्य के प्रकाश से। ठीक है, ये सौर ऊर्जा सूर्य के प्रकाश से मिलती है। परंतु इस सौर ऊर्जा का उपयोग कहाँ होता है, इस सौर ऊर्जा का उपयोग होता है विद्युत उत्पादन में। कहाँ पर, विद्युत उत्पादन में। ठीक है। अब दूसरी बात है, विद्युत उत्पादन अगर आप कर रहे हो तो विद्युत उत्पादन के लिए हमें सौर प्लेटों की आवश्यकता होती है। क्या होती है, सौर प्लेट की आवश्यकता होती है, जो क्या करते हैं, जो विद्युत ऊर्जा को बनाने में सहायक है। वो क्या करता है, सूर्य के प्रकाश को संग्रहित कर उसको क्या करता है, विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने का काम करता है। कौन, ये सौर प्लेटें। ठीक है। इसके बाद में हम बात कर रहे हैं किसकी, भूतापीय ऊर्जा की। भूतापीय ऊर्जा की। देखो पहले बात आ गई भू का मतलब है हमारी भूमि। भू का मतलब क्या हो गया, हमारी भूमि, यानी कि हमारी पृथ्वी। अब पृथ्वी के अंदर से, पृथ्वी के मध्य भाग से जो ऊर्जा निकल रही है, जो ताप निकल रहा है, उस ताप से क्या किया जाता है, विद्युत ऊर्जा
बनाई जाती है। वही ताप हमारे लिए क्या है, कोयला बनाने में भी सहायक है, कोयले से हीरे बनाने में भी सहायक है, कच्चा तेल के निर्माण में भी वो सहायक है। ठीक है, तो ये भूतापीय ऊर्जा हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। इसी के वजह से नीचे हमारे पास में ताप भूमि के अंतर्गत जो भी खनिज वगैरह का निर्माण होना है वो इसी ताप के साथ में होता है। इवन यहाँ तक कि आप लोगों ने खानों के बारे में सुना होगा, जो खान होती है, जो खाने होती है, जैसे कोयले की खान है, हीरे की खान है, तो उन खानों में आप जैसे जैसे गहराई में जाते रहते हो वैसे वैसे वहाँ पे ताप बढ़ता है, और जैसे जैसे ताप बढ़ेगा तो भूतापीय ऊर्जा का क्या होगा, मात्रा भी बढ़ेगी। फिर हम बात करें हमारे तापीय ऊर्जा की, किसकी, तापीय ऊर्जा की। देखिए बेटा वर्ड पे ध्यान कीजिए, ताप, ताप यानी कि गर्मी। अब ये ऊर्जा हमें उन सोर्स से यानी कि उन संसाधनों से मिल रही है जो हमें क्या दे रहा है, ताप दे सकते हैं। जैसे कि हमारा कोयला है, लकड़ी है, ठीक है, ये दोनों ही क्या है, जैसे पेट्रोल, केरोसिन वगैरह जो भी है, ये हमें ताप प्रोवाइड करवा रहा है, यानी कि ये हमें ताप दे रहा है। अब ताप दे रहा है तो इसी तापीय ऊर्जा का उपयोग कहाँ होता है, इसी तापीय ऊर्जा का प्रयोग कहाँ होता है, विद्युत उत्पादन में। कहाँ होता है, विद्युत उत्पादन में। ये तापीय संयंत्र जो है हमारे राजस्थान के अंदर रावतबाटा में लगा हुआ है। कहाँ लगा हुआ है, रावतबाटा में। ठीक है, यहाँ पर तापीय विधि से यानी कि कोयले को क्या किया जाता है, गर्म करते हैं, फिर उसमें से कोयले के वजह गर्म कोयले की वजह से क्या होता है, पानी को भाप बनाते हैं, भाप बना के फिर आगे उत्पादन के अंदर हम क्या करते हैं, विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। इन सारी ऊर्जा के बारे में हम विस्तार से बात करेंगे लेकिन हमारे अगले वीडियो में। अब ये तापीय ऊर्जा क्या होती है, विद्युत उत्पादन में सहायक है। इसके बाद की हमारी बात है सौर तापीय ऊर्जा। देखिए यहाँ पर दो ऊर्जा एक साथ आ रही है, सौर और तापीय। सौर और तापीय यानी कि देखो, तापीय में गर्मी आ रही है और सौर का मतलब है सूर्य, यानी कि सूर्य की ऊर्जा से जो ताप उत्पन्न हो रहा है। अगर इसका उदाहरण हम देखें तो बड़े बड़े जो हमारे हॉस्पिटल्स है, जो होटल्स है, इनके ऊपर जो पानी गर्म करने के लिए एक सौर टंकी का इस्तेमाल हो रहा है, जिसके अंदर सौर ऊर्जा से वो क्या होता है, पानी को गर्म कर लेता है। तो वो उसका एक उदाहरण है। इससे हम लोग विद्युत उत्पादन भी करते हैं। इससे हम क्या करते हैं, विद्युत उत्पादन भी करते हैं। ठीक है, अब ये सौर ऊर्जा हमारे पास में एक तो विद्युत उत्पादन का हमारा सहायक है, दूसरी हमारे लिए ये सहायक है, दूसरी हमारे लिए कहाँ सहायक है, दूसरी हमारे लिए सहायक है कि हमारे जैसे गीज़र का जो खर्चा है पानी का बच्चा गर्म करने का, वो खर्चा यहाँ से बच जाता है। ठीक है, तीसरी हम बात करें विद्युत ऊर्जा की। अब हम नेक्स्ट बात ही किसकी करें, विद्युत ऊर्जा की ही बात कर रहे हैं। तो विद्युत ऊर्जा क्या है, विद्युत ऊर्जा जो आवेशित कण है, जो आवेशित कण है, उन कणों के वजह से जो ऊर्जा हमें उत्पन्न हो रही है वो क्या कहलाती है, हमारी विद्युत ऊर्जा कहलाती है। फिर हम बात करते हैं नाभिकीय ऊर्जा की, किसकी, नाभिकीय ऊर्जा की। नाभिकीय ऊर्जा परमाणु कणों के आधार पर क्या होती है, प्राप्त होती है, परमाणु कणों के आधार पर प्राप्त होती है। ये ऊर्जा दो प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। एक तो आप कर सकते हो किससे, विखंडन विधि से, किससे, विखंडन विधि से, और दूसरी जो है वो है संलयन विधि से। दूसरी किससे है, संलयन विधि से। विखंडन विधि का मतलब यह है कि इसमें जो परमाणु है वो नाभिक से टकरा कर क्या हो जाता है, टूट जाता है। इसमें हम एक परमाणु मानते हैं यूरेनियम। क्या मानते हैं, यूरेनियम। यूरेनियम पे जब नाभिक की बौछार की जाती है तो उसका क्या होता है, विखंडन, वो दो से ज़्यादा भागों में बट जाता है। जब वो वहाँ बढ़ता है तो वहाँ पर क्या हो जाती है, उसमें से एक ऊर्जा की मात्रा निकलती है जो क्या करा, जो जिसको हम संग्रहित कर क्या कर सकते हैं, विद्युतीय ऊर्जा के अंदर परिवर्तित करते हैं। आजकल हमारी नाभिकीय ऊर्जा का जो उपयोग है, जो नाभिकीय संलयन जो है, नाभिकीय संयंत्र से हम क्या करते हैं, ज़्यादातर शांति के कार्य में इसका उपयोग लेते हैं और उससे क्या की जाती है, विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। फिर हम बात कर रहे हैं इसके बाद में इसी नाभिकीय ऊर्जा का दूसरा जो हमारा भाग है वो है संलयन विधि। वो है कौन सी, संलयन विधि। संलयन विधि का मतलब है इसमें दो परमाणु आपस में मिलकर एक परमाणु का क्या करता है, एक और नए कण का निर्माण करते हैं। लेकिन इस समय में
फिर से क्या होती है, ऊर्जा का उत्पन्न होना आवश्यक हो जाता है, ऊर्जा बन जाती है। जब ये ऊर्जा बन जाती है तो ये संलयन ऊर्जा कहलाती है। ये कौन सी ऊर्जा कहलाती है, संलयन ऊर्जा। और संलयन ऊर्जा का हमारे पास में जो सबसे बड़ा उदाहरण है वो है हमारा सूर्य, क्योंकि सूर्य के अंदर निरंतर संलयन ऊर्जा का क्या हो रहा है, चलते रह रहा है, वो प्रक्रम चलता ही जा रहा है संलयन ऊर्जा का। और अगर हम विखंडन की बात करें तो विखंडन में जो परमाणु बम थे, जिसका आपने बहुत पहले पढ़ा होगा, हिरोशिमा नागासाकी, और आज भी हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं उसके बारे में, तो वो जब बम था, वो बम किसका उदाहरण था, विखंडन ऊर्जा का उदाहरण था हमारे पास में। ठीक है, अब हमारे पास में एक और ऊर्जा है, वो ऊर्जा है जलीय ऊर्जा, यानी कि हाइड्रो एनर्जी, जलीय ऊर्जा। जलीय ऊर्जा का मतलब यह है, यहाँ पर जल के जो प्रपात है, यानी कि जल के साधन से क्या करते हैं हम लोग, विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। इसमें जल के जो भी सोर्स है, यानी कि जल के जितने भी हमारे पास में जलीय संसाधन है, उन संसाधनों का उपयोग कोशिश करते हैं कि हम क्या करें, उनमें उनसे विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करें। इसके लिए जो हमारे झरने हैं या जो बांध है, इनके आसपास में क्या लगाए जाते हैं, संयंत्र लगाए जाते हैं, बड़े बड़े संयंत्र लगाए जाते हैं, जिन पर कुछ ऊंचाई, ज़्यादा ऊंचाई से क्या है, जितनी ज़्यादा ऊंचाई से संयंत्र पे जल की धारा गिरेगी, यानी कि जल प्रपात होगा, उतना ही ज़्यादा क्या होगा, वहाँ पर विद्युत का उत्पादन होगा। वहाँ पर क्या होगा, विद्युत का उत्पादन। फिर यही जलीय संसाधन, पीछे जो जल बच गया, वो जल आगे कहाँ आ जाता है, हमारे कृषि में काम आ जाता है। बड़े बड़े जो हमारे समुद्र है, ये तो चलो झरनों से हम लोगों ने जलप्रपात किया, लेकिन जो बड़े समुद्र है उनमें जो लहरें का उफान आता है, जो लहरों का उफान आता है, जो ज्वार भाटे का उपयोग हो रहा है, उस ज्वार भाटे का उपयोग कहाँ किया जाता है, विद्युत ऊर्जा के उत्पादन में। कहाँ किया जाता है, विद्युत ऊर्जा के उत्पादन में। तो इस चीज़ को हम आज वापस देख लेते हैं, ये वापस एक बार समझ लीजिए। अगर कोई आपके पास में, आपके कोई फ्रेंड या कुछ भी कहे कि हमें आगे आपके वीडियो को या आपने ये टॉपिक कहाँ से समझा, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जितना ज़्यादा आप करोगे। यूट्यूब चैनल पर आप चाहो तो इस वीडियो को वापस से एक बार देख सकते हो, वहाँ पे अपना कमेंट शेयर कर सकते हो, आपको कैसा लग रहा है, क्या फील कर रहे हो। इस ऐप को मेरे हिसाब से आप जितना जल्दी हो सके उतना ज़्यादा डाउनलोड करें, ठीक है, और अपने दोस्तों तक पहुँचाए। बाकी अब हमारे जो न्यूमेरिकल्स है, इस चैप्टर से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल है, शक्ति है, और इसके जो डेरिवेशंस है, यानी कि जो इसकी उत्पत्तियाँ है, वो सारी हम हमारे अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।